तो दोस्तों आज हम आपकी क्लास 12th का फ़िज़िकल एजुकेशन पढ़ने जाएंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। इसके मीनिंग्स और ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, वेरियस कमेटीज़ पढ़ेंगे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ेंगे। तो अब हम इसके मीनिंग के बारे में देखते हैं। प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस अबाउट सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलप्ड स्ट्रेटजीज विच आर रिक्वायर्ड टू अटेन द गोल्स एफिशिएंटली। प्लानिंग उसे कहते हैं कि एडवांस में स्ट्रेटजीज़ प्रिपेयर करना कि फ्यूचर में क्या करना है, एक रोड मैप बनाना, माइंड मैप बनाना कि क्या करना है, पहले ही सोच लेना। जैसे आप कुछ करना चाहते हो, आप अपने सारे चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हो, आपके पास 15 चैप्टर्स है, तो आप उन सबको एक ऑर्डर वाइज लिखोगे और रेगुलरली बेसिस पे आप उसे कंप्लीट करोगे, उस पर टिक मार्क करते रहोगे कि मैंने ये कर लिया। तो इसे ही प्लानिंग कहते हैं। मैं ऐसे पढ़ूंगा, इस सब्जेक्ट्स को इतने टाइम दूंगा, इस सब्जेक्ट्स को इतना टाइम दूंगा। तो प्लानिंग और कुछ नहीं है, बस यही है कि प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस अबाउट सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलप्ड स्ट्रेटजीज विच आर रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड होती है टू अटेन द गोल एफिशिएंटली। अगर आप अपने प्लानिंग करते रहोगे, एक सही से स्ट्रेटजीज बना के एडवांस में तैयार रखोगे कि मैं ऐसे करूँगा। अगर अनऑर्गेनाइज करोगे, कोई पता ही नहीं है कब क्या करना है, कब कैसे पढ़ना है, तो फिर आपका ना सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, ना आप उसकी प्रैक्टिस कर पाओगे। हाँ, पर अगर आप उसके ऑब्जेक्टिव्स तैयार रखोगे, अपने स्ट्रेटजीज तैयार रखोगे, अपने सारा मेंटेन करते रहोगे कि मेरे को कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, तो आपके जो गोल्स हैं वो क्या होंगे, एफिशिएंटली कंप्लीट हो जाएंगे। आपका सिलेबस फुल कंप्लीट हो जाएगा। आप उसकी रिवीजन 2 से 3 बार कर सकते हो अगर आपकी बहुत बढ़िया प्लानिंग है। तो प्लानिंग इसी में काम आती है। कोई भी चीज़ करने से पहले सोच लो पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है। अब हम मिशेल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि प्लानिंग किसे कहते हैं। प्लानिंग इज़ यूजुअली इंटरप्रेटेड एज अ प्रोसेस to develop a strategies to achieve desired objective, to solve problems and to facilitate actions। प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डेवलप करते हैं अपनी स्ट्रेटजीज़ टू अचीव डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव, जो हमारा गोल होता है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, उसे अचीव करने के पर्पज़ पे। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, जो उसके रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आएगी उसे सॉल्व करने के लिए। एंड टू फैसिलिटेट एक्शन, और हमारे एक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए एक बढ़िया ऑर्डर में। जैसे आप एकदम अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहोगे तो ना आपके गोल अचीव होंगे, ना आपका ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, और जो उसके बीच में जो प्रॉब्लम्स आएगी, आपके डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, आपका फोकस डाइवर्स होगा, तो वो सब जो प्रॉब्लम्स आएगी उसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो प्लानिंग इसी में हेल्प करता है अकॉर्डिंग टू मिशेल, और हमारे एक्शन को जल्दी फैसिलिटेट करने के लिए। जैसे कितने बच्चे होते हैं सोचते ही रहते हैं कि हम ऐसे करेंगे, पर वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं बना पाते। अगर वो प्रॉपर प्लानिंग बना लेंगे, अपनी स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करेंगे, प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे, तो उनका जो डिज़ायर ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो जाएगा। और जो बीच में प्रॉब्लम्स आती है वो आसानी से उसे भी सॉल्व कर लेंगे और अपने एक्शंस को जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे। जो उनको काम करना है उसे वो जल्दी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो बच्चे बस सोचते ही रह जाते हैं, अपनी स्टडी को स्टार्ट करना इम्प्लीमेंट नहीं करते, बस ये सोचते हैं ऐसे पढ़ूँगा, दुनिया भर के टाइम टेबल बना लेते हैं, पर वो उस पर काम कभी नहीं कर पाते। तो मिशेल ने यही बोला है कि एक अच्छी स्ट्रेटजी डेवलप करना टू अचीव डिज़ायरेबल गोल, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टू फैसिलिटेट एक्शन। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग कि प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी। अगर आप बहुत बढ़िया प्लान करके बैठे हो, तो जो इमीडिएसी होती है कि 2 महीने बच गए हैं बस पेपर में, 1 महीना बच गया है, पर आप अगर अपना बहुत बढ़िया प्लान करके बैठे हो कि मेरे 15 चैप्टर है, मेरे 5 सब्जेक्ट में 15 चैप्टर्स है, मैं 3 चैप्टर हर रोज़ करूँगा, तो आपके चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, आपके रिवीजन्स भी हो जाएगी, 2 महीने के अंदर आपका सब कुछ हो जाएगा। पर अगर आपकी प्लानिंग सही नहीं होएगी तो ना आप चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे, ना आप रिवीजन कर पाओगे, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होएगा। तो प्लानिंग का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। सेकंड है टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल ओवर ऑल दी एक्टिविटीज़।
अगर आप प्लानिंग बढ़िया करके रहोगे, आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है उन पे आपका कंट्रोल बहुत बढ़िया रहेगा कि मुझे फ़ोन इतने वक्त चलाना है, मुझे अपने फ़िज़िकल पे इतना टाइम देना है, मुझे अपने शरीर के ऊपर इतना वक्त देना है, अपने रनिंग भी करनी है, शरीर को ही बढ़िया रखना है, खाना पीना भी बढ़िया है और फ़ोन भी कम चलाना है, पर चलाना ज़रूर है। कोई एकदम सब कुछ बंद नहीं करना, सब कुछ ज़रूरी होती है। तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दे पाएंगे। थर्ड आता है टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। जैसा कि आपको पता है हम ये फ़िज़िकल एजुकेशन और उसके कमिटीज़ के पर्पस पे पढ़ रहे हैं कि प्लानिंग कैसे काम आता है। तो थर्ड पॉइंट जो है वो उससे रिलेटेड है। अगर प्लानिंग सबसे बढ़िया होएगी तो जो कोऑर्डिनेशन होगा सारे प्लेयर्स के अंदर और जो ऑफिशियल्स होंगे उनके बीच में बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन होगा। प्लानिंग बहुत बढ़िया है, एकदम सब कुछ अरेंज है, सब कुछ एकदम बढ़िया मैनर में चल रहा है। तो थर्ड पॉइंट उसके ऊपर है। टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक। अगर प्लानिंग बढ़िया होएगी तो कोई मिस्टेक नहीं होएगी, ऑफिशियल्स भी अपना काम बढ़िया करेंगे, प्लेयर्स भी अपना काम बढ़िया कर पाएंगे। टू इंक्रीज़ एफिशिएंसी। फिफ्थ पॉइंट है टू इंक्रीज़ एफिशिएंसी। अगर प्लानिंग बढ़िया होगी तो सब की ऑफिशियल से लेके प्लेयर्स तक की एफिशिएंसी एकदम बढ़िया रहेगी, एकदम गुड मैनर में रहेगी। और सिक्स पॉइंट आता है टू इन्हेंस क्रिएटिविटी। अगर प्लानिंग बढ़िया होएगी तो जो प्लेयर्स है उनके अंदर भी क्रिएटिविटी होएगी, जो ऑफिशियल्स है उनके अंदर भी क्रिएटिविटी होएगी। या किसी भी चीज़ में अगर आप पढ़ाई भी करोगे, जैसे आपकी प्लानिंग बढ़िया है तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत इन्हेंस होएगी। जैसे आपने 3 चैप्टर्स पर डे पे कंप्लीट करने का सोच रखा है तो आप वो 3 चैप्टर्स कंप्लीट तो कर पाओगे, उनके क्वेश्चन भी चैप्टर वाइज सॉल्व कर लोगे, उनको रिवीजन भी कर लोगे और एक और चैप्टर्स आप अलग से कंप्लीट कर लोगे। तो आपको एक एक्स्ट्रा लीड मिल जाती है अगर प्लानिंग बहुत बढ़िया होती है, आपकी क्रिएटिविटी भी जाग जाती है। 7 पॉइंट आता है टू इन्हेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। तो अगर किसी प्लेयर की स्पोर्ट परफॉर्मेंस बढ़िया करनी है तो उसे प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है कि उसे पता होगा कि मेरे को किस टाइप की ट्रेनिंग करनी है, कैसे मुझे अपने आप को ट्रेन करना है कि मेरी जो परफॉर्मेंस हो बेटर टू बेटर हो सके। अब हमारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गए प्लानिंग के, अब हम आगे देखते हैं। तो आगे आता है वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो कमिटीज़ क्या होती है? अ कमिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट्स टेक्स अ कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द सक्सेस ऑफ अ कॉम्पिटिशन एंड डिलीगेट्स इट्स अथॉरिटी इन वेरियस कमिटी एज पर द वैरायटी ऑफ वर्क। तो कमिटीज़ एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स होती है, कमिटीज़ बनाई जाती है मैनेज करने के लिए कंप्लीट, और उनकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो कंपटीशन है, जो इवेंट है उसको सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया जाए एक बहुत बढ़िया मैनर के अंदर। और उन कमेटीज़ के अंदर और भी बहुत सारी वेरियस कमेटीज़ होती है। तो इसमें एक वर्ड है डिलीगेट्स इट्स अथॉरिटीज़ इन वेरियस कमिटीज़ एज़ पर अ वैरायटी ऑफ वर्क। तो बहुत सारे वर्क के वैरायटी के ऊपर कमेटीज़ ने और भी नीचे छोटी कमेटीज़ बना रखी होती है जिसके नीचे वो हर एक काम के पर्पस पे उन कमेटी बनाते हैं और उनको अथॉरिटी दे देते हैं। डिलीगेट उन सबको अथॉरिटी दे देते हैं, बांट देते हैं कि भाई आपका काम ये है, आप अपना ये काम फोकस से करें, आपका काम ये है अपना आप वो वाला काम फोकस से करें। अब हम कमेटीज़ के बारे में देखते हैं। तो जैसे कमेटीज़ में होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, कोई ऊपर है, अब उसने कमेटीज़ एग्जीक्यूट करी है तो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई उसने। अब एग्जीक्यूटिव कमेटी वालों का काम है वो बहुत सारी वेरियस कमेटीज़ बनाएंगे। जैसे पब्लिसिटी कमेटी, उनका काम पब्लिसिटी करना है तो वो पब्लिसिटी अपना जो काम है पब्लिसिटी वो अपना दिल लगा के करेंगे और बहुत ही बढ़िया मैनर में करेंगे कि गोल सक्सेसफुली अचीव हो पाए। अपने काम पे ही फोकस करना है। अगर किसी को 2 से 3 काम दे दोगे तो वो उतना बढ़िया अचीव नहीं कर पाएगा, 2 वाला तो तब भी कर लेगा, पर 3-4 काम दे दोगे तो वो उसमें हाथ लगाएगा या उसमें करेगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो सेकंड आती है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। तो बोर्डिंग कमेटी जो होएगी वो अपना काम संभालेगी कि उनके खाने का क्या सिस्टम होएगा, उनके खाने का कैसे मैनेजमेंट होएगा। और जो लॉजिंग कमेटी होएगी वो अपना काम संभालेगी कि उनके रहने का कैसे सिस्टम होएगा, उनका रहना कैसे बंदोबस्त किया जाएगा, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। तो थर्ड आती है रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन कमेटी अपना काम संभालेगी
और फोर्थ आती है डेकोरेशन कमेटी एंड सेरेमनी कमेटी। तो डेकोरेशन कमेटी वो अपने डेकोरेशन पे फोकस करेगी, सेरेमनी पे फोकस करेगी, कैसा परफॉर्म किया जाए। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी वो अपने काम पे फोकस करेगी। तो ऐसी उन सब के वर्क के ऊपर कमेटीज़ बना दी गई होती है। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटीज़, कमेटी फॉर एंटरटेनमेंट्स एंड रिफ्रेशमेंट्स वो अपना ध्यान रखेगी। और आता है कमेटीज़ ऑन एंट्रीज़ एंड प्रोग्राम्स, कमेटीज़ फॉर ऑफिशियल्स, अनाउंसमेंट्स कमेटीज़, फर्स्ट एड कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये तो रखनी पड़ती है। किसी भी प्लेयर को कोई इंजरी हो गई तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। फाइनेंस का तो आपको पता है कितना बड़ा रोल होता है हर किसी चीज़ में। तो अब हम पढ़ते हैं प्री टूर्नामेंट या बिफोर टूर्नामेंट से कौन सी ऐसी चीज़ें जो ध्यान रखनी चाहिए। तो फर्स्ट आता है प्रिपेयरिंग द बजट फॉर द टूर्नामेंट्स और स्पोर्ट्स इवेंट्स। तो जो टूर्नामेंट होगा, जो स्पोर्ट इवेंट होगा, उसके लिए बजट बनाना बहुत ज़रूरी होता है उसको परफॉर्म करने से पहले, कि कितना बजट लगना चाहिए, कितना पैसा, ये सारा फाइनेंस कमेटी देखेगी, ये उनका काम होता है। और सेकंड आता है टू प्रिपेयर द शेड्यूल फॉर प्रोग्राम, कि शेड्यूल फिक्स करना, किस टाइम होगा, कौन सा टाइम बढ़िया रहेगा। थर्ड आता है प्रिपेयरिंग स्पोर्ट्स ग्राउंड, कोर्ट्स, ट्रैक्स। कुछ कमेटी ये ध्यान रखेगी कि ग्राउंड्स की हालत कैसी है, कोर्ट्स कैसे हैं, ट्रैक्स, तो वो सब चेक करना है, ग्राउंड्स, कोर्ट्स, ट्रैक्स। फोर्थ आता है टू अरेंज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट। तो जो कमेटी होएगी, स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट कमेटी जो हमने पीछे पढ़ा था, वो इसका ध्यान रखेगी कि इक्विपमेंट्स कौन कौन से ज़रूरी है जो इवेंट में काम आएंगे, कहीं उसी की शॉर्टेज ना पड़ जाए। फिफ्थ आता है फॉर्मिंग वेरियस कमेटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग द टूर्नामेंट। जो हमने पीछे पढ़ लिया, बहुत सारी कमेटी बनाना टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सिक्स्थ आता है सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू द पार्टिसिपेंट्स अबाउट द डेट, वेन्यूज़। एक कमेटी होएगी जो सबको इन्फॉर्मेशन सेंड करेगी कि जो हमारा इवेंट है वो इस टाइम होएगा, ये डेट होएगा, ये वेन्यू होगा, ये प्लेस होएगा, सब कुछ बताएगा वो। सेवन्थ आता है मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर द बोर्डिंग, और ये उसी के बारे में है कि जो प्लेयर्स आएंगे उनके खाने का और उनके रहने का एक बढ़िया जगह ध्यान रखना, सही से मैनेज रखना। और ऑफिशियल्स, द स्पोर्ट्स पर्सन एंड ऑफिशियल, इसमें लिखा हुआ है उन दोनों के लिए। जो एट्थ है वो है अरेंजिंग प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स। तो जो प्लेयर्स है उनके लिए प्राइजेस तैयार करना, सर्टिफिकेट्स तैयार करके रखना, कि भाई इतने भी लेट लतीफ़ मत हो जाओ कि प्लेयर जीत गए। वैसे इतना तो हर कोई ध्यान रख ही लेता है, छोटे से छोटे प्रोग्राम में भी पहले प्राइज़ और सर्टिफिकेट्स पे ही फोकस किया जाता है कि कैसा प्राइज़ देना है, क्या उसके अमाउंट होगा प्राइज़ का। अब नाइन्थ देखते हैं सेंडिंग एंट्री फॉर्म्स एंड प्रिपेयरिंग फिक्सचर्स। तो नाइन्थ में बात करी गई है, नाइन्थ पॉइंट में बात करी गई है फॉर्म्स के बारे में, कि जो प्लेयर्स हैं उनके फॉर्म्स भरवाना, उनके फॉर्म्स को तैयार करना, ये उसके बारे में है। अब हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग टूर्नामेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो ड्यूरिंग टूर्नामेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो क्या होती है। जो फर्स्ट है वो है इंश्योरिंग प्रॉपर अरेंजमेंट्स ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन। तो प्रॉपर अरेंज करके रखना, जो पूरा एरिया है, जो पूरा इवेंट होने वाला है जहाँ पे, उस पूरी जगह को, सारे ऑफिशियल्स को अरेंज कर देना इनॉग्रेशन के टाइम पे। और जो सेकंड आता है चेकिंग ग्राउंड्स, कोर्ट्स, ट्रैक्स एंड रिक्वायर्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। हमने पीछे ही पढ़ा था प्री टूर्नामेंट के पॉइंट्स में कि ग्राउंड्स और कोर्ट्स, ट्रैक चेक करके रखना, इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट। तो ये इसमें भी है, जब ड्यूरिंग टूर्नामेंट होगा उस टाइम भी चेक करो कि अगर कोई कमी पड़ रही है तो फटाफट उसे फुलफ़िल करो। और जो थर्ड आता है वो होता है इंश्योरिंग द इवेंट्स ऑर्गेनाइज इज एज पर शेड्यूल। और जो इवेंट है जैसा शेड्यूल हमने फिक्स किया था उसी शेड्यूल पे ही होना चाहिए, कोई ज़्यादा लेट लतीफ़ नहीं दिखानी चाहिए हमें कि टाइम डिले हो गया, ये सब नहीं। अगर एक बहुत बढ़िया टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग दिखानी है तो वही होएगी जो जिस टाइम पर वो फिक्स हुआ था उसी टाइम पर उसे ऑर्गेनाइज़ करना। फोर्थ आता है टू चेक अरेंजमेंट्स ऑफ रिफ़्रेशमेंट्स टू प्लेयर एंड ऑफिशियल। अरेंजमेंट्स चेक करना कि जो रिफ़्रेशमेंट्स आए हुए हैं ऑफिशियल और प्लेयर के लिए वो तो कम नहीं पड़ रहे, कम पड़ रहे हैं तो फटाफट मंगवाओ, उसकी अमाउंट को, उसकी
उसकी नीड को फुलफ़िल करो फटाफट। और जो फिफ्थ आता है मेकिंग नेसेसरी अनाउंसमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोग्राम्स ऑफ टूर्नामेंट्स, जितनी भी नेसेसरी अनाउंसमेंट्स हैं वो करवाओ रिगार्डिंग द प्रोग्राम्स और टूर्नामेंट्स के। कोई भी अननेसेसरी अनाउंसमेंट मत करवा दो, जो टूर्नामेंट्स और प्रोग्राम है उसी के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट जितनी भी नेसेसरी है वो सारी करवा दो। जो एथलीट को जो इंजरी हो सकती है उसके लिए फ़र्स्ट एड, उसके लिए मीडिएटर अरेंज करके रखना पहले से ही। प्रिपेयरिंग स्कोर शीट्स फॉर रिकॉर्ड, तो सेवन्थ आता है प्रिपेयरिंग स्कोर शीट फॉर रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के लिए स्कोर शीट्स जो है वो पहले से मेंटेन करके रखो, प्रिपेयर करके रखो कि जब स्कोर्स स्टार्ट हो जाए तो आप स्कोर शीट ही ना ढूंढते रह जाओ। स्कोर शीट कोई ढूंढने में टाइम वेस्ट ना कर दो, उसे पहले से ही प्रिपेयर करके रखो, एक सही से मेंटेन करके रखो। 8 पॉइंट है प्रोवाइडिंग एंड अपडेटिंग इन्फॉर्मेशन, तो जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसे अपडेट करते रहना, सबको प्रोवाइड करते रहना, बताते रहना, लिस्ट पे अपडेट करते रहना। जैसे कितने टूर्नामेंट्स के अंदर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज होती है कि जैसे 100 मीटर्स की रेस, 200 मीटर्स की रेस, 300 मीटर्स की रेस, तो उन सब के बारे में अपडेट करना, उन सब की रैंक शो करते रहना। अब जो 9 पॉइंट है वो है मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन है उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखना। डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इवेंट के अंदर, किसी भी टूर्नामेंट के अंदर, और किसी की लाइफ में, किसी के बच्चे के रूटीन में, हर चीज़ में डिसिप्लिन एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोस्ट, मतलब आफ्टर टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है टू गिव अवे द प्राइज़ एंड सर्टिफिकेट्स, जो भी प्लेयर्स फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, थर्ड आए हैं, उस हिसाब से जो प्राइज़ है वो देना। सेकंड आता है प्रोवाइडिंग डिटेल्स रिज़ल्ट एंड अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी रिज़ल्ट्स आए हैं सारी डिटेल प्रोवाइड करना, उन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उन सबको प्रोवाइड करना। तो थर्ड आता है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी रिफंड्स टू द डिपार्टिंग टीम्स, जो डिपार्टिंग टीम्स है, डिपार्टमेंट्स की जो टीम्स है उनसे जो फंड्स लिया था, सिक्योरिटी फ़ंड लिया था, उसे अब रिफ़ंड करने का टाइम आ चुका है। हाँ, टूर्नामेंट ख़त्म हो चुका है पर अभी भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी इनके वर्क्स ख़त्म नहीं हुए, अभी बहुत काम करना बाकी है। तो फोर्थ आता है टू कलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फाइल्स रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स, जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स हुआ है, जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, जो अब कंप्लीट हो चुका है, उसके सारा डाटा, उसका सारा रिकॉर्ड जो फाइल है उसे मेंटेन करके रखना, उसे सिस्टम पे अपडेट कर देना। ये सब टूर्नामेंट्स के बाद भी होता है। अब हम फिफ्थ पढ़ेंगे टू मेक ऑल द पेमेंट्स टू द ऑफिशियल्स एंड द अदर कंसर्न पर्सन, तो जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जितने भी टूर्नामेंट होने में जिन्होंने हेल्प की है वो अब उनकी पेमेंट्स करना, रेफरीज हो गए और भी ऑफिशियल्स हो गए, सब की पेमेंट्स करना। तो 6 पॉइंट आता है टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर इन टूर्नामेंट्स, जितने भी टूर्नामेंट्स में एक्सपेंडिचर्स हुए उन्हें पे करना।